नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, जिसके सिलेबस में बिजनेस लॉ इंक्लूड किया गया है। आप चाहे बीबीए, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो या फिर अगर आप लोग लॉ ग्रेजुएट हो, अगर आपके यहाँ पे बेसिकली बिजनेस लॉ पढ़ाया जाता है और बिजनेस लॉ के अंदर आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करके यूनिट है, तो ये वीडियो आप सभी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और कौन कौन से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं शुरू करने से पहले। इससे पहले मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को डिटेल में समझाया है, जहां पे हम लोगों ने काफी कुछ इत्मीनान से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से लेके और काफी डेफिनेशंस के अलावा हमने सेक्शंस को भी अंडरस्टैंड किया था। उसी सीरीज में इस यूनिट को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जहां पे आज हम बात करेंगे बेसिकली इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेस, बिलमेंट और एजेंसी के बारे में। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास में रहेंगे कि आपको मैं यहाँ पे ये सारी चीजों को क्लैरिफाई कर पाऊं, लास्ट तक आपको एक एक चीज समझा पाऊं। देखिए, अब मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं आपको। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कुछ चैप्टर्स है आपके यहाँ पे और कुछ सेक्शंस है, ठीक है। मैंने बताया था जहां पे आपकी इंटरप्रिटेशन की बात की थी, सेक्शन 1 से 2 में कुछ बेसिक बुनियादी डेफिनेशंस थी, जिसको आप लोगों ने प्रीलिमिनरी के नाम से जाना था, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ बुनियादी तौर पे आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो 7th रहेगा, 8th रहेगा और 9th रहेगा। क्लियर? 7, 8 और 9 पे हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि आज हम इंडेमिनिटी और गारंटी को स्टडी करेंगे, हम बेलमेंट और प्लेज को स्टडी करेंगे और हम एजेंसी को स्टडी करेंगे। और मैं आपको बताता चलता हूं, इंडेमिनिटी आपका शुरू होएगा 124 से, यानी कि आपका जो 124 से सेक्शन रहेगा और एजेंसी तक हम पहुंचते पहुंचते 238 सेक्शन को स्टडी करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वो 124 सेक्शन से शुरू होकर के और 238 तक हम पहुंचेंगे। जैसे इंडेमिनिटी देखिए 124 से और 147 है, उसके बाद बेलमेंट और प्लेस देख लीजिए 148 से 181 और एजेंसी की अगर मैं बात करूं 182 से 238 और यहां पे आके करीब करीब आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हालांकि इससे पहले जितने भी चैप्टर है, चाहे वो आपका बेसिकली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, वॉइड एग्रीमेंट हो या रिवोकेशन, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल हो, ये तमाम बातें हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है ये 3 चैप्टर रहेंगे, 7, 8 और 9 या सीरियल वाइज व्हाट एवर यू कैन से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार थोड़ा सा रिकैप करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, संविदा आप लोग पढ़ रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए बुनियादी तौर पे काफी चीजें हमें चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि सबसे पहले जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन की बात करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ऑफर होना जरूरी है, एक प्रपोजल होना जरूरी है। जब किसी भी ऑफर को या प्रपोजल को सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपका प्रॉमिस बनता है। और मैंने बताया था अगर प्रॉमिस कंसीडरेशन के साथ आता है, प्रतिफल के साथ आता है, तो जब प्रॉमिस कंसीडरेशन के साथ आता है तो वो आपका एग्रीमेंट बनता है। और जब एक एग्रीमेंट लॉफुल एनफोर्सेबल होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो जाके आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था लॉफुल एनफोर्सेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जहां पे आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में, ठीक है ना। ये एक बड़ी बुनियादी मुद्दा था और हमने देखा था कि जो आपका एग्रीमेंट बन रहा है, ठीक है ना, वो एक तरीके से लॉफुल कंसीडरेशन के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। और ये तमाम बातें जितनी भी इसकी कंडीशंस थी उन सभी को डिस्कशन किया था। अब यहां पे आज हम बात करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने बताया सबसे पहले हम लोग इंडेमिनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इंडेमिनिटी के बाद आप लोग बेसिकली गारंटी के बारे में स्टडी करोगे, उसके बाद हम लोग बेलमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग प्लेस के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग एजेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। आपको क्या समझना है, आपको नोट क्या करना है, वो ध्यान से समझ लीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। यहाँ पे 2 सेक्शन का जिक्र होगा, सेक्शन नंबर 124 और
सेक्शन नंबर 125। माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 124 और 125 आपका बेसिकली इंडेमिनिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंडेमिनिटी को अगर आपको स्टडी करना है ना तो सेक्शन 124 से 125 में, अब यहां पे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, सेक्शन 124 आपको डेफिनेशन देता है किससे रिलेटेड, इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी से रिलेटेड, और 125 में जो भी आपका इंडेमिनिटी होल्डर होता है उसके राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम स्पेशली अगर मैं बात करूं, इंडेमिनिटी के दो सेक्शन आपको स्टडी करने हैं। सेक्शन जो पहला है उसमें आपका सेक्शन नंबर 124 आता है और सेक्शन नंबर 125। जब आप लोग सेक्शन नंबर 124 और सेक्शन नंबर 125 को स्टडी कर लेते हो तो आपका इंडेमिनिटी कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका पहला पड़ाव रहने वाला है आज के वन शॉट लेक्चर के दरमियान। अगर दूसरे की बात करूं तो गारंटी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको 126 सेक्शन से लेके और 147 सेक्शन तक स्टडी करना है। मैं ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, 126 सेक्शन से लेके और 147 तक हम लोग मूव ऑन करेंगे अपनी इस वीडियो के दरमियान, ठीक है। 126 से लेके और 147 में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पे आप देखो तो 148 से और करीब करीब 171 तक हम लोग बेसिकली यहां पे बेलमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेलमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है, क्या क्या उनके राइट्स होते हैं, क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं, ये तमाम बातें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं आपके साथ। अगर बात करूं प्लेज की तो प्लेज 172 सेक्शन से 181 तक रहेगा और एजेंसी फाइनली 182 से 238 तक। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 124 से और 238 सेक्शन तक रहता है जो मैंने आपको इनिशियली बताया। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इंडेमिनिटी सेक्शन नंबर 124 से 125, गारंटी सेक्शन नंबर 126 से 147 तक रहेगा। अगर बात करूं बेलमेंट की 148 से 171, और अगर आप प्लेस की बात करते हो 172 से 181, और अगर आप लोग लास्ट में एजेंसी की बात करते हो ना तो एजेंसी रहेगा 182 से सेक्शन नंबर 238 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बुनियादी तौर पे हम ऐसे मूव ऑन करने वाले हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक करीब करीब बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये जो डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, ये जो डेफिनेशन का ब्रेकडाउन किया हुआ है मैंने, ये आपके सेक्शन 124 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्शन नंबर 124 जो डेफिनेशन देता है ना उसको मैंने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है एक इजी टू लर्न डायग्राम की हेल्प से, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहता है, सेक्शन नंबर 124, सेक्शन नंबर 124 एक्सप्लेन करता है डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखना यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को बचाने के लिए। द वन पार्टी प्रॉमिस टू द अदर पार्टी टू सेव from the loss caused by him, यानी कि loss caused to him by the conduct of the promise himself or any other person। ध्यान से समझना क्या हुआ इस डेफिनेशन का मतलब। इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का क्या मतलब होता है, बेसिकली क्षतिपूर्ति जिसको कहते हो ना, क्षतिपूर्ति, संविदा का क्षतिपूर्ति आप लोग इसको बोल सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब होता है जहां पे माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है उसको सेव करने के लिए, किससे, लॉसेस। अब लॉसेस कौन कर सकता है, या तो वो लॉस क्रिएट होता है उसे प्रोमिसर के थ्रू, या फिर दूसरा क्या होता है, कोई भी अदर पार्टीज के थ्रू। अब ऐसा एग्जांपल आप लोगों ने कहां पे देखा हुआ है, जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस जो भी क्लेम होता है, इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस एजेंसी होती है जिसको आप लोग प्रोमिसर बोलते हो, जो सामने वाले बंदे को प्रॉमिस करता है। वो क्या प्रॉमिस करता है कि जैसे मैं बात करता हूं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या कहते हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वाले, एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि अगर इन फ्यूचर अगर आपके यहां पे कोई भी मिस हैपनिंग होती है या फिर व्हाटएवर यू कैन से, कोई भी फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट होता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कोई भी फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट होता है तो उस केस में हम आपको उस लॉस से बचाएंगे। अब वो जो फायर है, जैसे फायर जो इंश्योरेंस है वो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा आपको फायर से। अब वो फायर का जो कारण है वो खुद भी हो सकते हैं या कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन ये आपको एक इंश्योरेंस एजेंट है जो हाउस ओनर को क्या करता है, एक तरीके से बचाने की प्रॉमिस करता है। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कहते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम
लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। और ये जो डेफिनेशन है कहां पे दी गई है, सेक्शन नंबर 124 के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी मींस कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी इज प्रॉमिस टू द अदर पार्टी टू सेव फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। जितने भी इंश्योरेंस होते हैं ना, जो आपका जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो तमाम इंश्योरेंस किसके अंदर आते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के अंदर। ये डेफिनेशन कहां से आई है माय डियर फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन आई है सेक्शन नंबर 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का क्या मतलब होता है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के अंदर सेम बातें हैं, एक बंदा जो प्रोमिस करता है, एक बंदा जो प्रोमिस को एक्सेप्ट करता है, क्लियर है, यानी कि प्रपोजल देता है। यानी कि यहां पे देखिए जो प्रोमिसर होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोमिसी होता है। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के अंदर जो बंदा प्रोमिसर होता है उसको हम लोग इंडेमिनिफायर कहते हैं। ध्यान से समझो, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या बोला जाता है उसको, इंडेमिनिफायर। और जो आपका प्रोमिसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमिनिटी होल्डर। और ये बेनिफिट ये जो क्लेम करेगा ये कौन करेगा, आपका इंडेमिनिटी होल्डर करेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इजी डेफिनेशन, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, इंडेमिनिटी, और इंडेमिनिटी के दो सेक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, सेक्शन नंबर 124, सेक्शन नंबर 125। 124 क्या बताता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, 124 आपका डेफिनेशन देता है। किसकी डेफिनेशन देता है, अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। अभी अभी क्लियर किया ना हमने, वो जो डेफिनेशन थी वो कहां से निकल के आई थी, वो 124 से निकल के आई थी। मैंने यहां पे भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो डेफिनेशन है ये सेक्शन 124 से निकल के आई है। अब जो आपका दूसरा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 125, वो बताता है कि जो इंडेमिनिटी होल्डर है, यानी कि जो प्रोमिसी है, जो इंडेमिनिटी होल्डर है, उस इंडेमिनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कि एग्जैक्टली इंडेमिनिटी होल्डर जब स्यू करता है, जब मुकदमा करता है, यानी कि जब स्यू करता है इंडेमिनिटी होल्डर, तो उसके बुनियादी तौर पे क्या क्या राइट्स रहने वाले हैं, ये आपका सेक्शन 125 बताता है। और मैं आपको यहाँ पे साफ तौर पे बताता चलूं, सेक्शन 125 के अंदर तीन मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला पॉइंट है कि जब वो स्यू करता है तो उसका पहला अधिकार है ऑल डैमेजेस से रिलेटेड, जितना भी डैमेजेस हुआ है उसको वो क्लेम कर सकता है, जितना भी कॉस्ट लगा है वो आपका यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और ध्यान से समझना, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है सम पेड अंडर द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट। जितने भी जो इस तरीके के शूट होते हैं, ठीक है कि नहीं, जितने भी इस तरीके की सिचुएशंस होती है वहां पे जो भी सम पेड किया जाता है, जो भी कॉम्प्रोमाइज के लिए सम पेड किया जाता है ना, ये तीनों राइट होते हैं किसके, इंडेमिनिटी होल्डर के। और ये डेफिनेशन कहां से निकल के आई माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 124 से निकल के आई। और 125 में ये तीनों राइट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। और यहां पे आके जो आपका इंडेमिनिटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है वो कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। तो ये पहले दो सेक्शन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। यहां तक अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी समझ में आया है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लोग यस लिख सकते हैं, ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोग इस लेक्चर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस आप सभी के तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपके जो भी टॉपिक और यूनिट से रिलेटेड लेके आता रहूं, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए बहरहाल अब बात करते हैं, इंडेमिनिटी की बात हो गई है, हमने यहाँ पे इंडेमिनिटी की बात कर दी, सेक्शन 124 हमने पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 125 हमने पढ़ लिया। अब 126 से लेके और 147 सेक्शन तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको पढ़ना होता है गारंटी के बारे में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में पढ़ना होता है। अब आपको बुनियादी तौर पे ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के अंदर बुनियादी तौर पे एक अंतर होता है, एक डिफरेंस होता है, एक डिस्टिंग्विश होता है, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से कैसे अलग होता है, ये बात आपको समझनी है। यहां पे जो इंडेमिनिफायर था वो किन किन लॉसेस से बचाता था, लॉस से बचाता था माय डियर फ्रेंड्स, किससे बचाता था, लॉस से। वो लॉस होता है या तो उसकी वजह से क्रिएट हो सकता था या कोई और पार्टी की वजह से क्रिएट हो सकता था। लेकिन गारंटी की अगर मैं बात करूं ना, तो गारंटी को आपको एक एग्जांपल से समझना है। यहां पे दो तरीके, बेसिकली तीन कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे
मिलेंगे, मतलब 3 पार्टीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। गारंटी का क्या मतलब होता है? लेट अस कंसीडर कोई भी ए पर्सन है, क्लियर है, ए पर्सन है जिसके पास बी उसका फ्रेंड है। अब इस बी को जरूरत थी, इस बी को कुछ पैसे की जरूरत थी, तो इसने क्या कहा, ए से कहा कि मेरे को कुछ पैसे उधार दे दो, कुछ टाइम के बाद मैं आपको वापस दे दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई ए पर्सनालिटी था, ठीक है, जिससे बी ने पैसे का डिमांड किया, उधार पैसा मांगा, ठीक है। बी ने किससे मांगा? ए से मांगा। तो मैंने कहा ए क्रेडिटर है और बी आपका प्रिंसिपल डेटर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बताया मैंने आपको? ए क्या है? आपका क्रेडिटर है और बी क्या है? आपका प्रिंसिपल डेटर है। बी ने क्या किया? क्रेडिटर से क्या किया? ए से क्या मांगा? पैसा मांगा। यानी कि क्रेडिटर से प्रिंसिपल डेटर क्या लेके आया है? आपका डेट लेके आया। क्लियर? तो अब यहां पे बुनियादी तौर पे लॉ की दृष्टि से, कानून के नियम के अनुसार बी की ऑब्लिगेशन बनती है क्रेडिटर को वो पैसा वापस करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दो बातें समझ में आई कि ये ए से जो क्रेडिटर से प्रिंसिपल डेटर डेट लेके आया, प्लस में जो प्रिंसिपल डेटर की ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है कि ये क्रेडिटर को वो अमाउंट पे करे, वापस करे। अब यहाँ पे पैसा तो मैं दे दूंगा, क्रेडिटर का क्या कहना है, पैसा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे को भरोसा चाहिए कि कल को अगर आप लोग पैसा ना दो तो इस केस में एंट्री होती है एक सी पर्सन की, जिसको हम लोग यहाँ पे श्योरिटी कहते हैं या फिर गारंटर कहते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारे गारंटर होते हैं, ठीक है। उसी का इतना ही रोल होता है कि सी क्या कहेगा? सी ये कहेगा कि अगर ये बी अगर पैसा नहीं देता है या पैसा देने में फेल हो जाता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैसा देने में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, तो आई विल पे यू, यानी कि ये क्या करेगा? ए को पे करेगा। तो अब यहाँ पे श्योरिटी की भी ऑब्लिगेशन हो गई किसकी तरफ? ए की तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हियर आर द 3 मेजर पार्टीज। यहाँ पे कितनी है? 3 मेजर पार्टी है। पैसा किस किस के बीच में है? डेट क्रेडिटर से किसने लिया? प्रिंसिपल डेटर ने लिया। और प्रिंसिपल डेटर का एज ए गारंटर, एज ए श्योरिटी कौन है? सी है। और सी का ऑब्लिगेशन किसकी तरफ है? क्रेडिटर की तरफ है कि कल को अगर ये आपका फेल हो जाता है पैसा देने में या मुकर जाता है तो डेफिनेटली आई विल पे, मैं आपको पैसा दूंगा। तो यहां पे आपको समझना यह है कि पैसे का जो लेन देन है वो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में हुआ, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो आपका क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में बनेगा। यानी कि ये डेफिनेशन कहां से निकल के आई है? ये डेफिनेशन आपके निकल के आई है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से। 126 सेक्शन इसके बारे में बताता है कि यहां पे हम लोग इसको प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टी मानेंगे। यहां पे जो प्रिंसिपल डेटर है उस प्रिंसिपल डेटर को हम लोग थर्ड पार्टी कंसीडर करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रिंसिपल डेटर को आप लोग क्या कंसीडर करते हो? थर्ड पार्टी कंसीडर करते हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जितने पैसा लिया है उसका इन्वॉल्वमेंट एज ए थर्ड पार्टी होता है। क्लियर है? और थर्ड पार्टी अगर पे करने में कैपेबल नहीं होता है या फेल हो जाता है तो उस केस में श्योरिटी या गारंटर का ऑब्लिगेशन क्रेडिटर की तरफ बनता है। और ये बात कहां पे लिखी हुई है? ये आपके सेक्शन नंबर 126 के अंदर लिखी हुई है, जहां पे हम लोग डेफिनेशन देते हैं। किसकी डेफिनेशन देते हैं? हम बेसिकली डेफिनेशन देते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की मैंने डेफिनेशन दी। क्लियर? यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, ये जो उसी तरीके का एग्जांपल है जो मैंने पैसे वाली बात की है। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 126 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन दी हुई है? आपको ध्यान से समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? ध्यान से समझना। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू आपका वन पार्टी, जिसके अंदर वन पार्टी किसकी बात हो रही है? यहाँ पे ध्यान से देखो, गारंटर की बात हो रही है, श्योरिटी की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आपका श्योरिटी लिखा हुआ। समझ में आया? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है। दूसरी पार्टी कौन है? अदर पार्टी है क्रेडिटर। अब डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए लिया है कि यहाँ पे क्या है? ये क्रेडिटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि या तो वो परफॉर्म करे, जो भी इनके बीच में ऑब्लिगेशन है कि जैसे 5,000 रुपया वापस करना है तो वो परफॉर्म करे, या परफॉर्म नहीं करता है तो डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी, डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी इन द केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। उसके डिफॉल्ट में वो सारा वो या तो वो पैसा परफॉर्म करेगा या वो उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। ये डेफिनेशन कहां से निकल के आई है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन नंबर 126। तो यहां पे आपको समझना ये है कि यहां पे थर्ड पार्टी हम लोग किसको कंसीडर करते हैं? जितने पैसा लिया। क्लियर है? और यहां पे मेन वन पार्टी कौन होता है? इसमें मेन सारी भूमिका किसकी होती है? गारंटर की होती है या श्योरिटी की होती है। और यही है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
गारंटी जिसकी डेफिनेशन आपका सेक्शन 126 बताता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा क्या लफड़ा है और क्या चीज यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे गारंटी 3 तरीके की होती है माय डियर फ्रेंड्स, मैं डिटेल में समझाने वाला हूं क्योंकि मैंने आपको शायद शुरू में बताया था कि हम लोग 126 से और 147 सेक्शन के अंदर केवल और केवल गारंटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब गारंटी का क्या मतलब है, गारंटी यह हम समझ चुके हैं, और गारंटी के अंदर कितने टाइप की गारंटी होती है। देखिए, एक तो नॉर्मल जिसको आप लोग बेसिक प्रोविजन बोलते हो गारंटी होती है, एक कंटिन्यूइंग गारंटी होती है और एक इनवैलिड गारंटी होती है। तो इनवैलिड गारंटी को भी हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यूइंग गारंटी को भी हम लोग पढ़ेंगे और आपका बेसिकली बेसिक प्रोविजन को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये गारंटी की कहानी है, गारंटी की शुरुआत है। अब यहाँ पे गारंटी समझने के बाद अब हम आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक प्रोविजन गारंटी के लिए क्या रहने वाला है। जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो यहां पे अब हम समझने वाले हैं बेसिक प्रोविजन क्या। देखिए, सेक्शन नंबर 126 है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को एक्सप्लेन करता है, उसकी डेफिनेशन को देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ सेक्शन 126 डेफिनेशन से डील करता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, सेक्शन 127 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 127 बताता है कंसीडरेशन ऑफ द गारंटी, कि जो गारंटी है, गारंटीयर है, उसकी कंसीडरेशन क्या रहने वाली है। ध्यान से समझो, उसका फायदा क्या रहने वाला है। कि यहाँ पे एग्जैक्टली कंसीडरेशन ऑफ गारंटी, कंसीडरेशन ऑफ गारंटी इतनी रहेगी कि जो मेरा फ्रेंड बी था उसको पैसा मिल गया, समझो मेरे को पैसा मिल गया, मैं उसके लिए गारंटीयर का काम करता हूं। तो अगर बात पूछे आपसे कंसीडरेशन ऑफ गारंटी किस सेक्शन में डील की गई है, तो आप लोग वहां पे लिख के आएंगे सेक्शन नंबर 127 विद डील विद द कंसीडरेशन ऑफ द गारंटी। और सेक्शन नंबर 126 किससे डील करता है, डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से डील करता है। क्लियर? 128 में श्योरिटी की लायबिलिटी बताई गई है कि श्योरिटी की एग्जैक्टली लायबिलिटी क्या रहने वाली है, इसका ऑब्लिगेशन क्या रहने वाला है क्रेडिटर की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पे 3 सेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। 126 डेफिनेशन ऑफ द गारंटी को बताता है, 127 आपका कंसीडरेशन ऑफ गारंटी को बताता है, और 128 श्योरिटी लायबिलिटी को बताता है, श्योरिटी ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, श्योरिटी इज लायबिलिटी कह दीजिए या श्योरिटी ऑफ द लायबिलिटी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या है, जहां पे गारंटर जो होता है, श्योरिटी ये कह दे कि आप इसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेट अस कंसीडर कि आप इसको 6 महीने तक 5,000 रुपए जब भी मांगे आप लोग दे दीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका गारंटीयर होता है या फिर श्योरिटी होता है, उसने एक कैप सेट कर दिया, एक लिमिट सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया कि 5,000 रुपए कब कब चाहिए, 6 महीने तक आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे आपने कैसा प्रॉमिस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे आपने कैसा प्रॉमिस कर दिया जहां पे आप लोग कंटिन्यूइंग गारंटी को प्रमोट कर रहे हो। यानी कि जो ये कंटिन्यूइंग गारंटी की डेफिनेशन है 128 के बाद सेक्शन नंबर 129 में एक्सप्लेन की गई है, जहां पे बताया गया कंटिन्यूइंग गारंटी फॉर ए सीरीज ऑफ द ट्रांजैक्शन। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या कहती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की श्योरिटी देती है। क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरीके की जो गारंटी होती है ना, जहां पे आप लोग कंटिन्यू एक सीरीज ट्रांजैक्शन के लिए आप लोग कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी कहलाती है। क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी 129 सेक्शन नंबर 129 वेयर वी विल डील विद द कंटिन्यूइंग गारंटी डेफिनेशन। क्लियर? अब आगे ध्यान से देखिए, कब आप लोग अपनी जो गारंटी है, जो गारंटर है या श्योरिटी है, अगर वो रिवोकेशन, अगर वो विड्रॉ चाहता है कि मैं अपनी जो गारंटी है उससे विड्रॉ करता हूं, ठीक है, कब कर सकता है, 2 सिचुएशन रहेंगी। पहली, जो भी आपका श्योरिटी है उसको क्रेडिटर को नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अब इस गारंटी को कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसको मैं रिवोक कर रहा हूं। ठीक है? तो पहला तो मेथड क्या है, 130 के अंदर तो बताया ये गया है कि जहां पे नोटिस का जिक्र है, नोटिस देके आप लोग क्रेडिटर को अपनी गारंटी से बरी हो सकते हो, बाहर हो सकते हो। दूसरा एक बिल्कुल आसान सा मेथड ये भी है कि सेक्शन 131 में चीज डील की गई है कि अगर आपके श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उस केस में, अगर आपका श्योरिटी का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उस केस में उसके रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं रहेंगे। उस टाइम पे ऑटोमेटिकली रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी
हो जाता है। तो आपको समझना है सेक्शन नंबर 126 गारंटी की डेफिनेशन देता है, 28 कंसीडरेशन ऑफ द गारंटी को बताता है, 27 कंसीडरेशन ऑफ गारंटी को बताता है, 28 श्योरिटीज की लायबिलिटी को बताता है, सेक्शन नंबर 129 कंटिन्यूइंग गारंटी की डेफिनेशन बताता है, 130 रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी विद द हेल्प ऑफ द नोटिस, और 131 रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी बाय द श्योरिटीज डेथ को बताता है। तो यहाँ पे सेकंड टाइप की क्या थी, गारंटी थी, जो आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी गारंटी होती है इनवैलिड गारंटी। इनवैलिड गारंटी में देखिए ध्यान से, तीन सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर 142, 143 और 144 सीरीज में आते, लगातार आते हैं। सेक्शन नंबर 143, 142, 43 और 144। सेक्शन नंबर 142 और 143 क्या कहता है, जब भी आपका क्रेडिटर है, जो बंदा आपसे पैसे दे रहा है, अगर वो बंदा, अगर क्रेडिटर आपका कुछ भी मिस प्रेजेंट करता है, कुछ भी मिस प्रेजेंट करता है, तो उस केस में वो गारंटी इनवैलिड होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी तथ्य का मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये बात कहां पे लिखी हुई है, 142 सेक्शन में लिखी हुई है कि मिस रिप्रेजेंटेशन अगर होता है ट्रांजैक्शंस के अंदर, मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर, इन दैट पर्टिकुलर केस गारंटी विल बी इनवैलिड। गारंटी क्या हो जाएगी आपकी, इनवैलिड हो जाएगी। 143 में अगर क्रेडिटर सॉरी, सेक्शन नंबर 143 में अगर क्रेडिटर कंसीलमेंट करता है, तथ्य को छुपाता है, देखिए यहां पे मिस रिप्रेजेंट किया था सॉरी, यहां पे 142 में मिस रिप्रेजेंट किया था और 143 में कंसीलमेंट किया है, तथ्य को छुपाया गया है, तो उस केस में भी गारंटी क्या हो जाती है, उस केस में गारंटी आपकी इनवैलिड हो जाती है। और तीसरा जो सेक्शन है 144, वो ये बताता है माय डियर फ्रेंड्स कि जो क्रेडिटर है एक तो जो तीसरा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 144 ये बताता है कि अगर आपका क्रेडिटर चाहे तो वो एक की बजाय दो गारंटियर को रख सकता है, दो श्योरिटी मांग सकता है, और यहाँ पे को श्योरिटी बोलते हो इसको बेसिकली, ठीक है ना। तो को श्योरिटी की डिमांड करता है, और जैसे अगर दो श्योरिटी की अगर इसने डिमांड की S1 और S2, जब तक दूसरा भी ज्वाइन ना करे ना, तो उस टाइम पे वो गारंटी कैसी रहती है माय डियर फ्रेंड्स, वो गारंटी आपकी इनवैलिड रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना, क्लियर। तो यहाँ पे गारंटी कैसी रहेगी, इनवैलिड, क्लियर। तो गारंटी की कहानी थी, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को मैंने आपको पढ़ा दिया, बेसिक प्रोविजंस क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी से रिलेटेड सेक्शंस को हमने स्टडी किया, इनवैलिड गारंटी को हम लोगों ने स्टडी किया। अब यहाँ पे एक सेक्शन और है, एक सेक्शन 132 कहता है, क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है लायबिलिटी ऑफ द टू पर्सन प्राइमरली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन देम that one shall be surely on the other default। मतलब क्या कहता है, सिंपल, हमने तीन आदमी की बात की थी, ए बी और सी गारंटर था। ये क्या कहता है, यहाँ पे मेन जो आपका बेसिकली ऑब्लिगेशन ए और बी के बीच में है, लायबिलिटी ए और बी के बीच में है, अगर बी और सी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उस केस में इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका कौन कहता है, सेक्शन नंबर 132। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी है, अगर आ जाता है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। डेफिनेशन तो बहरहाल मैं आपको दे ही रहा हूं, क्लियर। तो ये बात होगी आपकी किसकी, गारंटी की। गारंटी के अंदर अब आता है पूरी कहानी श्योरिटी की। श्योरिटी का मतलब जिसको गारंटर बोलते हैं। श्योरिटी से रिलेटेड कुछ बुनियादी बातें हैं कि श्योरिटी के कुछ राइट्स रहने वाले हैं, कुछ अधिकार रहने वाले हैं और कुछ लायबिलिटी रहने वाली है। लायबिलिटी के अंदर भी आपका जो श्योरिटी है वो कब डिस्चार्ज होगा और किस सिचुएशन में वो चाहकर भी डिस्चार्ज नहीं हो सकता, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि एग्जैक्टली बुनियादी तौर पे हमें क्या पढ़ना है। हमें बुनियादी तौर पे पढ़ना है श्योरिटी के राइट्स क्या क्या रहने वाले हैं, लायबिलिटी क्या क्या रहने वाली है, और कब आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, कब आपका श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो सकता। सबसे पहले सेक्शन नंबर 140 है, वो कहता है कि आपका राइट है किसी भी श्योरिटी का ऑन द पेमेंट और परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। परफॉर्मेंस और पेमेंट के ऊपर किसका राइट होता है, ये आपका बेसिकली 140 सेक्शन के अकॉर्डिंग श्योरिटी का होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे समझना, 141 के अंदर क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिटर सिक्योरिटी। बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिटर सिक्योरिटी सेक्शन नंबर 141, ये भी किसका होता है, श्योरिटी का राइट होता है। एंड सेक्शन नंबर 145 क्या कहता है, इंप्लाइड प्रॉमिस,
टू द इंडेमनिफाइड श्योरिटी, यहाँ पे यानी कि क्या कहा गया है कि यहाँ पे इंप्लाइड प्रॉमिस टू द इंडेमनिफाइड श्योरिटी। क्लियर है? तो 3 सेक्शन है जहां पे राइट की बात हुई, 140, 41 और 45, तीनों आपको याद कर लेने हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटी के अंदर कब डिस्चार्ज नहीं होगा और कब डिस्चार्ज होगा आपका श्योरिटी। देखिए सेक्शन नंबर 133 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 133 ये कहता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका क्रेडिटर था, ठीक है। क्रेडिटर के बाद आपका बेसिकली कौन था? प्रिंसिपल जो था बेसिकली जिसने पैसा लिया था, ठीक है ना। और यहाँ पे तीसरा केस क्या था? यहाँ पे आप लोगों का श्योरिटी था, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन बन रहा था। हुआ क्या कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद जैसे ही गारंटीयर बना, ये गारंटीयर बन गया, श्योरिटी बन गया, ठीक है। श्योरिटी के बाद इन दोनों ने क्या किया? कुछ चेंजेस कर लिए, कुछ वेरिएशन कर लिए, ठीक है ना। इन्होंने कुछ चेंजेस कर लिए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अगर ये चेंजेस करते हैं तो श्योरिटी लायबल नहीं होगा, उस केस में श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 133 इसी चीज से डील करता है कि आपका जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा बाय द वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के अगर कोई तब्दीली करते हो, बदलाव करते हो, कुछ चेंजमेंट करते हो, तो उस केस में आपका जो श्योरिटी है वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अगर बात करूं सेक्शन नंबर 134 134 क्या कहता है कि बाय रिलीज और द डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर ने या तो रिलीज कर दिया प्रिंसिपल डेटर को या डिस्चार्ज कर दिया, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट आपका श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर? यानी कि प्रिंसिपल डेटर को अगर रिलीज कर दिया गया है या रिलीफ कर दिया गया है, वट एवर यू कैन से, ठीक है ना, डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो प्रिंसिपल डेटर के साथ आपका बुनियादी तौर पे श्योरिटी भी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। ये कौन कहता है? आपका सेक्शन नंबर 134। 133 में क्या बताया कि टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ छेड़छाड़ होती है, चेंजमेंट होता है, तब्दीली होती है, बदलाव होता है, तो आपका श्योरिटी एक तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकंड क्या बताया? अगर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो उस केस में ऑटोमेटिकली आपका श्योरिटी क्या हो जाता है? उस केस में आपका श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। अब आगे देखिए 34 के बाद 135 क्या कहता है? क्रेडिटर्स कंपाउंड विद, ध्यान से समझना, क्रेडिटर्स कंपाउंड विद गिव्स टाइम टू और एग्री नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में तब्दीली, तो बात होगी ना, प्रिंसिपल डेटर को शू ना करे, अगर शू नहीं करता है वो उसको कहता है या रिलीफ दे देता है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे देता है, तो एक्स्ट्रा टाइम देने के साथ ही ये ऑटोमेटिकली आपका जो आपका क्या है श्योरिटी, वो भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। सेक्शन नंबर 139 देखिए, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिस इंप्रेजिंग श्योरिटी इवेंचुअल रेडीमीज, ठीक है। तो इस केस में आपका ये 139 है। तो ये 4 लायबिलिटी आप लोग पढ़ सकते हैं, 4 या 5 है, आप लोग देख लीजिएगा किस किस केस में आपका श्योरिटी की लायबिलिटी में वो डिस्चार्ज हो जाता है और किन केस में वो डिस्चार्ज नहीं होता। ध्यान से देखिए सेक्शन नंबर 136 में क्या बताया गया है कि क्रेडिटर्स एग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। क्लियर है कि क्रेडिटर ने क्या किया है? एग्रीमेंट बनाया है थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि प्रिंसिपल डेटर के साथ, टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, कि वो प्रिंसिपल डेटर को क्या कर दे? टाइम दे दे। तो उस केस में 136 सेक्शन कहता है आपका श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर बात करूं सेक्शन 137, सेक्शन 137 क्या कहता है? क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू शू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी, मतलब उसने क्या किया है? फॉरबियरेंस किया है, ठीक है, तो शू करने के लिए, तो उस केस में भी आपका श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। एंड फाइनली 138 क्या कहता है? रिलीज ऑफ द वन को श्योरिटी, 2 श्योरिटी है, एक को श्योरिटी को अगर रिलीज कर दिया जाए तो उस केस में आपका सेकंड, इसका मतलब नहीं है कि सेकंड श्योरिटी रिलीज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, उस केस में वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता। बहुत बुनियादी तौर पे मैंने आपको समझाया क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या लायबिलिटी होते हैं, किस केस में डिस्चार्ज होगा, किस केस में डिस्चार्ज नहीं होगा। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझना है। नोट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर आप देख के लिख सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कोश्योरिटी की बात करते हैं। बताया ना एक तीसरा पॉइंट था जहां पे हमने देखा कि आपका जो क्रेडिटर चाहे
आपका जो पर्सन है वो चाहे तो क्या कर सकता है, दो को श्योरिटी रख सकता है, एक श्योरिटी नहीं दो श्योरिटी की बात कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए को श्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट आप लोग पढ़ोगे, 3 सेक्शन पढ़ोगे, 138 को पढ़ना है, 146 को पढ़ना है, 147 को पढ़ना है, 147 को आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 सेक्शन के हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए क्या कहता है, रिलीज ऑफ द वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर। अभी हमने बात की थी सेक्शन 138 के अंदर, यहाँ पे देखिए यही पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक को श्योरिटी को रिलीज कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा को श्योरिटी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्लियर, आगे चलिए। सेकंड 146 क्या बताता है, को-श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। आपका को-श्योरिटी लायबल होता है किसके लिए, इक्वली कंट्रीब्यूट करने के लिए। मान लीजिए जो दो को-श्योरिटी है, ठीक है, वो आपका जैसे कि मैंने बताया ना, एक होता है आपका प्रिंसिपल डेटर, एक होता है आपका क्रेडिटर और एक होता है आपकी श्योरिटी 1 और श्योरिटी 2 को-श्योरिटी है। ठीक है ना, इसने डिफॉल्ट कर दिया, इसने 10,000 का इससे पैसा लिया था। ठीक है ना, इससे क्या लिया था, डेट लिया था। तो इस केस में इक्वली अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ये आपको कौन कहता है, ये आपका इक्वल कहता है। कौन कहता है, 146 कहता है को-श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। लेकिन 147 क्या कहता है, लायबिलिटी ऑफ द को-श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम। वो डिफरेंट सम में भी बाउंड हो सकती है। पहले डिसाइड कर लिया हम लोगों ने कि अगर कल को कुछ गड़बड़ होती है, कल को अगर ये परफॉर्म नहीं करता है तो श्योरिटी 1 आपका केवल 2,000 रुपए पे करेगा और श्योरिटी 2 आपका 8,000 रुपीज पे करेगा। तो ये जो सम है ना, ये आपका कैसा सम है, ये आपका डिफरेंट सम है। क्लियर है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, डिफरेंट सम भी पॉसिबल है बिटवीन द टू को-श्योरिटीज। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 138 बताता है कि एक को-श्योरिटी को अगर डिस्चार्ज कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो दूसरा इसका कतई मतलब नहीं है कि वो भी रिलीज हो गया। 146 बताता है इक्वली लायबिलिटी होती है को-श्योरिटीज की, और 147 ये बताता है कि डिफरेंट सम के अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग श्योरिटीज, को-श्योरिटीज और गारंटी की बात है। क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या लोकल एमडीयू और जो आपका आईजीयू जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बेसिक यूनिवर्सिटी से, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर हो जाता है जो आपसे पूछा जा सकता है। आपको पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना है किन किन पैरामीटर के बेस पे मैं गारंटी को और दूसरा क्या है, इंडेमिनिटी को, ठीक है ना, ध्यान से समझना, गारंटी को और इंडेमिनिटी को डिफरेंशिएट कर पाता हूं। ठीक है, गारंटी और इंडेमिनिटी को कैसे डिफरेंशिएट किया है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट पहलू रहता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्या है पहले समझना। इंडेमिनिटी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके, फिर भी एक बार देखिए। इंडेमिनिटी इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वेयर वन पार्टी प्रॉमिस टू द compensate for the potential loss or damage incurred by the other party। समझ में आया, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे गारंटी आपका एक लीगल प्रॉमिस होता है मेड बाय द थर्ड पार्टी, बताया था ना, मेड बाय द थर्ड पार्टी टू कवर द डेट और द ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पार्टी इफ दे फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। अगर वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। डेफिनेशन आप लोग पहला पॉइंट लिख सकते हो। सेकंड है नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन। नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन में क्या होता है, इंडेमिनिटी इज ए प्राइमरी ऑब्लिगेशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर ऑब्लिगेशन। ठीक है ना, तो आपका जो प्राइमरी ऑब्लिगेशन कौन होता है, इंडेमिनिटी होता है, लेकिन गारंटी इज एन सेकेंडरी ऑब्लिगेशन। गारंटी क्या होता है, सेकेंडरी ऑब्लिगेशन। यहाँ पे देखिए प्राइमरी ऑब्लिगेशन कौन था, प्राइमरी ऑब्लिगेशन क्रेडिटर और डेटर्स के बीच में था। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे रहता है। नेचर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। जो आपका इंडेमिनिटी है उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन गारंटी के अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद पर्पस, एग्जाम्पल और रिस्क आप लोग लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट आपको, ये पूरी की पूरी टेबल आपको माय डियर फ्रेंड्स याद करनी है, लर्न करनी है, मेमोराइज कर रही हैं। अगर आप लोग ये कर पाए तो समझो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहां तक मैंने आपको समझाया कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या समझ लिया। हमने समझा इंडेमिनिटी का सेक्शन नंबर 124 से 125, हम लोगों ने समझा गारंटी की तमाम डेफिनेशंस, और सेक्शन 126 से और 147 तक अब हम लोगों ने समझा। अब आपका अगला जो आपका टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है वो शुरू होता है, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बुनियादी तौर पे बेलमेंट के बारे में, जहां पे सेक्शन 148 से 171 को हम लोग डील करेंगे। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं आपके बेलमेंट के ऊपर या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सेक्शन नंबर 148 एक्सप्लेन करता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बेसिकली जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बेलमेंट बोलते हो। देखिए बेलमेंट के अंदर क्या होता है, बेलमेंट एक ऐसा
कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली बेलमेंट के अंदर क्या होगा, जब आप लोग डिलीवर करते हो गुड्स को, ध्यान से समझना मेरी बात है, whenever we deliver the goods by one party for the some purpose on the contract to the other party, मतलब हमने अपने गुड्स को, एक पार्टी ने अपने गुड्स को दूसरी पार्टी को डिलीवर कर दिया एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जिसका एक पर्पस था, और पर्पस कंप्लीट होने के बाद, पर्पस अकम्प्लिशमेंट होने के बाद वो जो कंडीशन थी, जो डायरेक्शन दी थी बेसिकली देने वाले व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने अपना गुड्स डिलीवर किया था, उसने जो डायरेक्शन दी थी उसी के बेसिस पे आपको गुड्स को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। इसको बोलते हो आप लोग बेसिकली बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 148 में दी गई है, जहां पे साफ साफ ये लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द वन पार्टी फॉर सम पर्पस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टू अदर पार्टी। समझ में आया मेरी बात? हमने क्या किया, अपने जो गुड्स है उनको डिलीवर कर दिया, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को किसी एक पर्पस के लिए, और जैसे ही वो पर्पस आपका अकम्प्लिश होता है, जो भी डायरेक्शन दी गई थी उसके उस डायरेक्शन के ऊपर हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, जिस व्यक्ति ने गुड्स को डिलीवर किया था उसको हम लोग यहाँ पे बेलर बोलते हैं, जिसको डिलीवर किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे बेली बोलते हैं। क्लियर? जब भी आप लोग अपनी गुड्स को डिलीवर करते हो, एक पार्टी जब अपने गुड्स को डिलीवर करती है दूसरी पार्टी को एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जिसका अपना एक पर्पस होता है, और वो पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद जो बेलर ने डायरेक्शन दी थी उसी के बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, उन गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बेलर कौन होता है? द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स। ठीक है, जिसको डिलीवर किया गया गुड्स उसको क्या बोलते हो आप लोग, बेलर, और जिसको रिसीव हुए हैं उनको क्या बोलते हो आप लोग, बेली। एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे एक कार ओनर है, ठीक है, गंदी सी कार है इसकी, इसने एक गैराज में अपनी कार को दिया क्या करने के लिए, वॉश करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका जो बेसिकली वॉश करने के लिए दिया, तो ये जो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसको हम लोग किसकी कैटेगरी में डालते हैं, बेलमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये बेलमेंट की डेफिनेशन थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की डेफिनेशन थी। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं, इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने बताया ना कि जो पर्सन बेलर कौन होता है, द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड, जो गुड्स को डिलीवर करता है, और बेली कौन होता है, बेली वो होता है द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड। ध्यान से समझना डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, टू हुम्स गुड्स आर डिलीवर, जिसको क्या डिलीवर किया गया है, गुड्स डिलीवर की गई है, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग, बेली बोलते हो। क्लियर? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी, सेक्शन 148 के बारे में बताता है। अब बात करते हैं बेलमेंट के अंदर। देखिए सेक्शन 148 से 171 मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे बेसिक प्रोविजन की हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे बेलर्स के क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या लायबिलिटी होती है, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे बेली के क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या लायबिलिटी होती है। सबसे पहले आप लोग देखिए 148, सेक्शन नंबर 148 डेफिनेशन ऑफ द बेलमेंट को बताता है, या डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को बताता है। ठीक है, अगर बात करूं 149 वाला पॉइंट ध्यान से समझना क्या है, डिलीवर टू बेली नाउ मेड, मतलब कैसे भी करके ये आपका डिलीवर टू बेली नाउ मेड। ठीक है ना, बेली को कैसे भी करके, बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गुड्स को क्या करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। ये बात कहां पे लिखी हुई है, सेक्शन 149 में लिखी हुई है। अच्छा, सेक्शन 150 क्या बताता है, सेक्शन 150 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है ना, यहां पे मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी बताऊंगा, ध्यान से समझना। बेलर ड्यूटी यानी कि क्या है, बेलर्स की ड्यूटी है टू डिस्क्लोज द फॉल्ट, ध्यान से समझना, टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स बेल। ठीक है ना, जो भी गुड्स को बेल किया गया है, अगर उन गुड्स के अंदर कोई खराबी है तो ये बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेली को वो चीज इन्फॉर्म की जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके लिखता हूं, यहाँ पे देखना, सेक्शन 150 किस चीज में डील करता है, सेक्शन 150 डील करता है बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज, ध्यान से समझना, बेलर्स की ड्यूटी है किसको डिस्क्लोज करना, फॉल्ट को डिस्क्लोज करना इन द गुड्स, बेली के पास। ठीक है ना, जो भी बेली के पास गुड्स है उनके अंदर अगर कोई फॉल्ट अगर उसने है तो उसको डिस्क्लोज करना। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, पहला इफ गुड्स बेल्ड फॉर द अदर देन हियर, अदर देन हियर का मतलब जहां पे भाड़ा नहीं दिया गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने दे दिया, ठीक है, भाड़ा नहीं है। ठीक है, बेल का मतलब यहाँ पे, हियर का क्या मतलब होता है, भाड़ा नहीं है, और यहाँ पे आपने कोई भी जो आपका साधन लिया है वो किस पे लिया है, भाड़ा पे लिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, जहां पे आप लोग जहां पे जो बेल
बेलमेंट होता है उसमें आपको भाड़ा देना पड़ता है और एक आप में भाड़ा नहीं देना पड़ता। देखिए अगर आप लोगों ने भाड़ा नहीं लिया है तो अगर बेलर को पता है कि उसके गुड्स में फॉल्ट है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बताना होगा। अगर उसको नहीं पता है तो वो लायबल नहीं होगा। समझ में है ना? देखो पता है तो वो लायबल है, अगर फॉल्ट है फिर भी उसने कंसीलमेंट किया इस चीज का कि उसने बेली को नहीं बताया है तो उस केस में बेलर लायबल होगा किसके लिए? डैमेजेस के लिए। ठीक है, जो भी डैमेजेस होगा। लेकिन उसको भी नहीं पता था तो डेफिनेट सी बात है वो बेलर लायबल नहीं होगा अगर भाड़ा नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप भाड़े पर कोई चीज ले रहे हो तो पता हो चाहे ना पता हो आपका एक सिंपल सा आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बेलर है वो लायबल होगा किसके लिए? ऑल डैमेजेस के लिए। क्लियर? थोड़ा आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सेक्शन 150 क्या बताता है? बेलर्स की क्या ड्यूटी रहती है, किसके अगेंस्ट? डिस्क्लोजिंग फॉल्ट के अगेंस्ट। ठीक है ना? यहाँ पे क्या बताया? अगर भाड़े पर कोई बेल किया गया है, कोई चीज भाड़े पर है, ठीक है, कोई भी चीज भाड़े पर बेल की गई है तो उस केस में अगर बेलर को पता ही नहीं था तो वो उसका जो डैमेज है वो क्लेम डैमेज के लिए लायबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे पता हो चाहे ना नहीं पता हो, अगर आपने बेलमेंट किया है हियर के ऊपर तो उस केस में आप लोग लायबल रहोगे जो भी डैमेजेस होगा। ठीक है, तो ये 150 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया बेलमेंट के अंदर मैंने बताया ना हम पहले कुछ बेसिक प्रोविजन की बात करेंगे जहां पे हम लोगों ने 148, 149 और 150 की बात की। अब आगे बढ़ते हैं। बेलमेंट के अंदर जो आपका बेलर होता है, द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? बेली बोलते हो। दोनों के कुछ राइट्स होते हैं, दोनों के कुछ लायबिलिटी होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं और कुछ लायबिलिटी होती है। अच्छा ये समझना, जो बेलर के राइट हैं वो बेली के लायबिलिटी होंगे और जो बेली की राइट्स हैं वो बेलर के लायबिलिटी होंगे। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज होता है, यहाँ का राइट्स उधर का लायबिलिटी, यहाँ का लायबिलिटी उधर का राइट्स। क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर? आई होप की उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर होगी। समझते क्या क्या राइट्स है। देखिए 153 को 151 से आप लोग, चलो यहाँ पे 152 को बाद में पढ़ेंगे, पहले राइट्स की बात करते हैं। बेलर के राइट्स, बेलर का राइट क्या कहता है? टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट बाय द बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन। मतलब ध्यान से समझो क्या मतलब है कि बेलर ने जो कंडीशंस रखी थी उन कंडीशंस के ऊपर बेली ने इनकंसिस्टेंट एक्ट किया। ठीक है ना, उसने उन कंडीशन के हिसाब से काम नहीं किया तो उसी केस में आपका जो टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हो जाएगा। ये कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 153। व्हाट इज द सेक्शन नंबर 153? सेक्शन नंबर 153 आपको बताता है कि टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय द बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन। जो भी बेलर ने कंडीशंस रखी थी उन कंडीशंस के ऊपर बेली ने इनकंसिस्टेंट एक्ट किया तो वो आपका जो बेलमेंट है वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 153 ये बेलर का राइट होता है, वो खत्म कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है ना, आगे देखिए सेक्शन नंबर 154 क्या कहता है? बेलर्स एंटाइटल्ड टू इंक्रीज और द प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। समझ में आया ना? ये बेलर का बेलर एंटाइटल्ड है कि उसकी गुड्स में इंक्रीज हो या प्रॉफिट हो। तो इस केस में ये 154। अब आप कहोगे कि जैसे कोई भी बेलमेंट के ऊपर सामान जाता है तो उसमें इंक्रीज कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा? देखो लेट अस कंसीडर कि मेरे को 1 या 2 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 1 साल के लिए मेरे को फॉरेन जाना है, लेकिन यहाँ पे गांव में मेरे पास एक गाय थी। ठीक है, मैं उसको बेचना नहीं चाहता हूं तो मैंने क्या कहा? मेरा भी जो नियर एंड डियर है या मेरा पड़ोसी जो भी नेबर है, मैंने उसको बोला ये गाय रखो। ठीक है ना, इसकी आपको देखभाल करनी है, बदले में जो भी इसका चारा है, जो भी दूध वगैरह बेच के जो भी आप लोग इसका यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है ना, अब हुआ क्या कि 1 साल बाद में वापिस आया। 1 साल बाद वापिस आने के बाद मेरी जो गाय थी उसको एक बछिया हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आप लोग बछिया रख लोगे और गाय मेरे को दे दोगे। जो यहाँ पे इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ, ध्यान से समझना, इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, उसके लिए बेलर एंटाइटल्ड है। तो ये बात कहां पे लिखी हुई है? ये सेक्शन 154 में लिखी हुई है। 153 क्या बताता है? टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट कब कर सकता है? बेलर का राइट है अगर आपका बेली इनकंसिस्टेंट एक्ट करता है जो भी आपने डायरेक्शंस दी है उनके ऊपर। और आपका 154 क्या कहता है? बेलर्स एंटाइटल्ड होता है इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल। अगर आपके जो भी बेल्ड गुड्स हैं उनके ऊपर कोई प्रॉफिट होता है या फिर इंक्रीज इन प्रॉफिट होता है तो उस केस में वो एंटाइटल्ड रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगी?
आपकी कुछ राइट्स की बात होगी बेलर की। अब बात करते हैं लायबिलिटी बेलर्स की। यहाँ पे 150 में लिखा हुआ है बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड। मैंने अभी भी बताया ना यार पे 150 डिस्कशन किया था कि यहाँ पे अगर आप लोग हियर पे दे रहे हो तो यहाँ पे आप लोग आपको पता है तो आप लायबल हो, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग लायबल नहीं हो, लेकिन हियर पे है तो आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, यू आर द लायबल फॉर द ओल्ड डैमेजेस। ठीक है, ये बात की थी। तो यहाँ पे 150 की लायबिलिटी हो गई। अच्छा 164 एक और यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पे है बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेली, यानी कि बेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू द बेली टू कवर द लॉसेस, जो भी लॉसेस होते हैं उस केस में। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 164 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आप सभी के एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो ये आपकी बेलमेंट के अंदर बेलर के राइट्स की बात हो गई और लायबिलिटी की बात हो गई। अब बात करते हैं जो बेली है, द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर। ठीक है, जिसको आप लोगों ने सामान डिलीवर किया है, ठीक है, बेलमेंट किया है, तो उस केस में जो बेली है उसके भी राइट्स होते हैं और उसकी लायबिलिटी होती है। देखिए पहला जो मैं आपको बताऊंगा लायबिलिटी बताऊंगा, क्योंकि 150 और 151 और 152 सॉरी 151 और 152 एक दूसरे से कनेक्ट है। देखिए सबसे पहली लायबिलिटी क्या है, सबसे पहले बेली की लायबिलिटी है केयर टू द टेकन बाय द बेली, मतलब जो भी सामान आपको बेलमेंट के लिए दिया गया है उसकी टेक केयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये लायबिलिटी है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से टेक केयर किया लेकिन फिर भी वो आप उसमें लॉस होता है तो आप लोग लायबल नहीं रहोगे, मतलब बेली क्या नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। देखिए आपका 152 क्या कहता है, बेली वहन नॉट लायबल फॉर द लॉस इफ टेक केयर अंडर द सेक्शन 151। अंडर द सेक्शन 151 क्या कहता है कि बेली को टेक केयर करना होगा, जो भी बेलमेंट के लिए उसके पास गुड्स आया है उसके टेक केयर करने के बाद भी अगर उस गुड्स के अंदर लॉस होता है तो बेली उसके लिए लायबल नहीं होगा अगर उसने प्रॉपर काम किया है अंडर द सेक्शन 151। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 158 की। क्या कहता है देखिए, रीपेमेंट ऑफ द नेसेसरी एक्सपेंसेस बाय द बेलर, यानी कि बेलर के जो आपका जो बेलर का जो नेसेसरी एक्सपेंस है उनकी रीपेमेंट के लिए कौन लायबल होता है, बेली, इसका राइट होता है। अच्छा 166 सेक्शन क्या कहता है, बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रीडिलीवर, ध्यान से समझे, थोड़ा सही कर रहे हैं ना, रीडिलीवर टू द बेलर्स विदाउट टाइटल। विदाउट टाइटल अगर कोई सामान आ जाता है तो बेली लायबल नहीं है उसके लिए कि वो उसको रीडिलीवर करेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। 170 क्या कहता है, बेली पर्टिकुलर लीन्स अंटिल रिसीव द रेमुरेशन। पर्टिकुलर लीन्स होता है, एक होता है आपका जनरल लीन्स, ठीक है ना। पर्टिकुलर लीन्स का मतलब क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर सामान को अपने अधिकार में रख सकते हैं जब को आपको रेमुरेशन, जब तक आपको आपका बेसिकली जो अमाउंट है वो नहीं मिल जाता। अगर आपको रेमुरेशन नहीं मिलता है तो आप पर्टिकुलर लीन्स में तो एक पर्टिकुलर सामान पे कब्जा कर सकते हो, जब तक आपको रेमुरेशन नहीं मिलता उसके बाद आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये ऐसा आपका लॉ कहता है, लॉ का सेक्शन नंबर 170 कहता है। और 171 जर्नल लीन्स को डील करता है। अच्छा ये थोड़ा याद कर लेना कि आपका जर्नल लीन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है और आपका बेसिकली पर्टिकुलर लीन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, याद कर लेना। तो ये 152, 158, 166, 170 और 171 ये सब किसके राइट है, बेली के राइट है। अब आ जाते हैं बेली के लायबिलिटी के ऊपर। 154 सेक्शन क्या कहता है, लायबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बिल्ड, मतलब अगर आपने कोई सामान है, अगर आपने कोई सामान है बेली को डिलीवर कर दिया है, अगर डिलीवर करने के बाद आप बिना परमिशन के बेलर के उस सामान को अनऑथोराइज्ड यूज करते हो तो उस केस में आप लोग लायबल रहोगे। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ये कौन कहता है, ये 154 कहता है। अगर बात करूं 159 की तो ये क्या कहता है, रिस्टोरेशन ऑफ द गुड्स लेंट ग्रेटिट्यूअसली आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपका सेक्शन नंबर 160 क्या कहता है, रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम और अकम्प्लिश ऑफ द पर्पस के कंप्लीट होने के बाद आपको सामान वापस करना पड़ेगा। ये जो टाइम दिया था उस टाइम के दरमियान आपको सामान वापस करना पड़ेगा। ये लायबिलिटी किसकी होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये लायबिलिटी बेसिकली एक बेली की होती है। 165 क्या कहता है, 165 कहता है बेलमेंट बाय द जर्नल जॉइंट ओनर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जर्नल जॉइंट ओनर्स का क्या मतलब, सॉरी सर्वल जॉइंट ओनर्स, मतलब लेट अस कंसीडर कि आप एक गैराज के मालिक हो और एक जो पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 5 पार्टनर है, ए बी सी और डी और ई, ठीक है ना। यहाँ पे बी पार्टनर आपके पास आया अपने ट्रक को वॉश करवाने के लिए, आपने ट्रक वॉश किया और आपने क्या किया,
सी को डिलीवर कर दिया। तो जो भी ज्वाइंट पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जो भी आपके ज्वाइंट ओनर्स होते हैं, अगर आपने एक को डिलीवर कर दिया ना, तो इसका मतलब आपने सबको डिलीवर कर दिया। ये कौन कहता है? ये आपका सेक्शन नंबर 165 कहता है। क्लियर है? तो 161 और है, इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बेलमेंट के अंदर बेलर्स के कुछ राइट हैं और कुछ लायबिलिटी हैं, बेली के कुछ राइट्स हैं और कुछ लायबिलिटी हैं, तो जिनको हम लोगों ने यहाँ पे इस लेक्चर में समझने का प्रयास किया है, कोशिश की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब होता क्या है, जब बेलर बेलमेंट के लिए सामान देता है तो कई बार क्या होता है, बेली थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर कारण से या बिना किसी कारण के उन सामान को मिक्स कर देता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गुड्स, उसने क्या किया, सामान को मिक्स कर दिया है। तो ये बेली मिक्स द गुड्स और बेलर विद हिज ओन गुड्स, ठीक है ना, अपने सामान के साथ क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। जैसे आप लोगों ने किसी आटा पीसने की चक्की पे अपना गेहूं लेके गए, ठीक है ना, अब यहाँ पे उसने क्या किया, अपने गेहूं के साथ आपके गेहूं को मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, या क्या तो उसने आपकी कंसर्न से गेहूं को मिक्स किया होगा, यानी कि आपने क्या किया, अपनी कंसर्न से गेहूं को मिक्स किया, या विदाउट द कंसर्न उसने क्या किया, मिक्स किया। अगर विद कंसर्न किया है तो ये आपका सेक्शन 155 में आएगा, जहां पे उसके कुछ शेयर होंगे। ऐसे ही थोड़ी ना है कि कुछ भी मिला देगा, ठीक है ना, यानी कि ये कहता है बोथ हैव इंटरेस्ट इन द प्रपोर्शन टू देयर शेयर्स, उन दोनों का इंटरेस्ट होता है इन द प्रपोर्शन टू शेयर, ठीक है ना। तो ये कौन कहता है, सेक्शन 155। लेकिन विदाउट कंसर्न, अगर कंसर्न आप लोगों ने अपने गुड्स के साथ आपके बेलर के गुड्स को मिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। अगर आप सामान अलग कर सकते हैं तो 156 में आएगा, आप उनको सेपरेट कर दीजिए। अगर अलग नहीं कर सकते हैं तो 157 में आएगा, जहां पे आपका जो भी डैमेजेस क्लेम होगा या जो भी कंपनसेशन होगा वो आपको देना पड़ेगा, वो बेली को देना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप लोग उस सामान को अलग नहीं कर सकते, जो भी उसका कंपनसेशन रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेपरेट कर सकते तो आप सेपरेट कीजिए, ठीक है ना, जो भी डैमेजेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे, और जो भी सेपरेशन के लिए आपके चार्जेस लगे हैं ना, वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर इफेक्ट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गुड्स, इफ बेली मिक्स द गुड्स ऑफ ए बेलर विद हिज ओन, तो यहाँ पे बताइए कौन कौन से सेक्शन होते हैं, 155, 156 और 157। यहाँ पे मैंने तीन को एक्सप्लेन कर दिया है, जिनको आप लोग इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बुनियादी तौर पे बात की बेलमेंट की, जहां पे 148 से हमने शुरू किया था और हमने 156-7 को कंप्लीट कर दिया। थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए 162 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 162 आपका क्या कहता है, देखिए सेक्शन नंबर 162 कहता है टर्मिनेशन ऑफ द ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ध्यान से समझना, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट की टर्मिनेशन बाय द डेथ, अगर डेथ हो जाती है और ए बेलर और ए बेली। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझे। जैसे मैं विदेश गया था, आपको अपनी गाय देके गया था, तो वहां पे मेरा कोई बेनिफिट नहीं था ना, मेरा कोई कंसिडरेशन नहीं था ना, मैंने क्या कहा, आपको टेक केयर करना है, बदले में आप इसके दूध वगैरह को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके के जो बेलमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ग्रेटिट्यूशन बेलमेंट कहते हैं। अब ग्रेटिट्यूशन बेलमेंट के अंदर आपके बेलर की अगर डेथ हो जाए तो उस केस में क्या करना है, ये सेक्शन नंबर 162 बताता है, जहां पे आपके तीन अलग अलग केसेस बनते हैं। पहला केस क्या होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपके ये कहे कि ये जो आपका पर्टिकुलर जो आइटम है, पर्टिकुलर गुड्स है, वो मेरा है, उस पर राइट मेरा है, तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, सेक्शन नंबर 167 में चला जाएगा। क्लियर? अगला है आपका सेक्शन नंबर 168, जहां पे राइट ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स मे sue फॉर द स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर। मान लीजिए कोई चीज खो गई थी, कोई चीज क्या हो गई थी, खो गई थी, और आपने उस पर पर्टिकुलर रिवॉर्ड रखा, तो जो उसको पाने वाला है, फाइंडर है, वो आपको शू कर सकता है, आपके ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है अगर आप उसको पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो देते नहीं हो। ये सेक्शन नंबर 168 में आता है। और सेक्शन नंबर 169 क्या कहता है, व्हेन द फाइंडर ऑफ थिंग्स कॉमनली ऑन द सेल्स में बी सेल्ड, मतलब उसके बेचने से रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, 167, 168 और 169 ये अलग अलग तीन सेक्शंस है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर कोई तीसरा आदमी आके राइट को क्या करता है, एक तरीके से बताता, तो उस केस में इफ द पर्सन अदर देन द बेलर क्लेम गुड्स बेल्ड ही मे अप्लाई द कोर्ट, मतलब कोर्ट में जाके दो काम कर सकता है, स्टॉप द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेलर, वो बेलर को वहां पे डिलीवरी को स्टॉप करवा सकता है, टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, और वो क्या कर सकता है, टाइटल ऑफ द गुड्स को क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। 167 क्या बताता है, 167 बताता है राइट ऑफ द थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेलर, ठीक है कि नहीं है, बेलर्स के अलावा वो राइट पर जो तीसरा पर्सन है वो अपना अधिकार बताता है उस गुड्स के ऊपर, तो वो कहां पे जाएगा, 167 में
जाएगा। अगर बात करो 168 की, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन है जहां पे आप लोगों ने रिवॉर्ड क्लेम किया। देखिए अगर रिवॉर्ड नहीं है, अगर रिवॉर्ड आपने नहीं किया है तो वो स्यू नहीं कर सकता, ठीक है, वो नहीं क्या कर सकता है, स्यू नहीं कर सकता। नो राइट टू स्यू, क्या है, नो राइट टू स्यू। लेकिन अगर आपने कुछ रिवॉर्ड बोला हुआ है तो उस केस में वो आपको क्या करवा सकता है, स्यू करवा सकता है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर स्यू कर सकता है। तीसरा केस ध्यान से समझिए, कब आपको कोई सामान मिला, फाइंडर को सामान मिला, उसको बेच सकता है। उसको बेचने के दो अधिकार होते हैं, या तो सड़ रहा हो, गल रहा हो, उसकी वैल्यू लगातार कम हो रही हो, या जो आपको आपने उसको फाइंड करने के लिए पैसा खर्च किया वो उसकी वैल्यू से 2/3 हो, ठीक है ना। जैसे मान लो आप लोगों को एक सामान मिला जिसकी वैल्यू 600 रुपए है और जिसको खोजने के लिए आपने 400 रुपए खर्च कर दिया, तो इसका 2/3 हो गया ना। तो इस केस में आप लोग इसको सेल कर सकते हो। ये कहां पे लिखा हुआ है, ये आपके 169 में लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये 169 में आपका लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। 162, 167, 168 और 169 क्या कहता है। अच्छा मैंने पहले भी बताया था, ये थोड़ा याद कर लेना। आपका 171 और 170 जो आपके हैं दोनों सेक्शन क्या कहते हैं, यहाँ पे जर्नल लीन्स की बातें हो रही है, यहाँ पे पर्टिकुलर लीन्स की बातें हो रही है। यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे जो भी है इनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 171 और ये क्या है आपका 170, ये दो क्या है आपके बेसिकली जर्नल लीन्स और आपका क्या है पर्टिकुलर लीन्स, ठीक है। यहाँ पे आके आपका बेलमेंट क्या हो जाता है, कंप्लीट, ठीक है। मैंने बताया आपको बेलमेंट के बाद अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग प्लेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी 2 आर्टिकल रहते हैं आपके, प्लेस को डिटेल में समझेंगे। 172 से 181 आर्टिकल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट में एजेंसी पर काफी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, जहां पे हम लोग सेक्शन 120 182 से लेके और 238 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी जितना कराया है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जर्नल लिंक्स और पर्टिकुलर लिंक्स, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस। यहां तक जब आप स्टडी कर लेते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग प्लेस बोलते हैं। और प्लेस जो है आपका वो 172 से लेके और आपका बेसिकली 182 तक जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा एग्जैक्टली कि कैसे कैसे आप लोग इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, प्लेस का क्या मीनिंग होता है। देखो ये चीजें आपस में एक तरीके से कनेक्टेड है। अभी तक हम लोगों ने बेसिकली बेलमेंट की बात की। बेलमेंट हमने देखा कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप लोग गुड्स को डिलीवर करते हो, एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स को डिलीवर करती है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। कैसे, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, जिसका वो पर्पस अगर अकम्प्लिश हो जाता है तो जो भी डायरेक्शन बेलर्स ने दी थी उसके बेस पे उसको उस गुड्स को रिटर्न करना होता है। और मैंने बताया जो भी गुड्स डिलीवर करता है उसको बेलर बोलते हैं, और जिसको डिलीवर किया गया है द गुड्स टू होम डिलीवर उसको क्या बोलते हो, बेली बोलते हो। अब इसी के बेस पे आपका प्लेस का डेफिनेशन निकल के आता है। अब प्लेस का क्या डेफिनेशन होता है आपको थोड़ा समझना है। 172 के अंदर आपकी प्लेस की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन के अंदर, जहां पे बताया गया है प्लेस एक ऐसा बेलमेंट होता है, यानी कि आपका क्या होता है, बेलमेंट होता है। ध्यान से समझना, यहाँ पे प्लेस क्या होता है, एक ऐसा बेलमेंट होता है, यानी कि एक पार्टी अपने गुड्स को डिलीवर करती है दूसरी पार्टी को किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, वो जो आपने गुड्स अभी डिलीवर करोगे ना उसको आप लोग एज ए सिक्योरिटी डिलीवर करोगे, ठीक है। आप लोग कैसे करोगे, उस गुड्स को एज ए सिक्योरिटी डिलीवर करोगे, समझ में आया, एज ए सिक्योरिटी। इन कीवर्ड्स को आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपके बेलमेंट को आप लोग कंसीडर करते हो विद द सिक्योरिटी टर्म्स देन इट विल बिकम द प्लेस। ये क्या बन जाता है, आपका प्लेस बन जाता है। बेलमेंट ऑफ द गुड्स बाय द वन पार्टी एंड एज ए सिक्योरिटी फॉर द अदर पार्टी। अब सिक्योरिटी पेमेंट ऑफ द डेटर, यानी कि जो आपकी पेमेंट ऑफ डेटर के लिए यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, या फिर आप लोग परफॉर्मेंस फॉर द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस आपसे करा गया है या आपने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए अगर आप लोग पेमेंट ऑफ डेटर नहीं करते हो तो एज ए सिक्योरिटी आपके गुड्स को रख लिया जाएगा। अगर आप लोग जो प्रॉमिस किया है उसको परफॉर्म नहीं करते हो तो उसकी जगह भी एज ए सिक्योरिटी आपके गुड्स को रख लिया जाएगा। बस यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जो पॉनर है वो बेली होता है यहाँ पे, और जो पावनी होता है वो बेली। यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे बेलर आएगा, क्लियर है, और यहाँ पे बेली आएगा। बेली जो है वो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करता है, पावनी की तरह बिहेव करता है, और बेलर किसकी तरह बिहेव करता है, पोलर की तरह बिहेव करता है। आई जस्ट रिपीट अगेन, आपका जो सेक्शन 172 बताता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्लेस का क्या मतलब होता है, बेलमेंट ऑफ द गुड्स बाय वन पार्टी एज अ सिक्योरिटी
टू द अदर पार्टी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेटर और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। इसको क्या बोलते हो आप लोग? प्लेस बोलते हो। जैसे आप लोग देख लीजिए, ये आपका एक किसान है, क्लियर है? ये क्या है? आपका एक किसान है जिसके पास इसका सामान है। ये क्या है? इसका सोना आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? आपका सोना है, और ये आपका कोई भी सुनार है, क्लियर? गोल्ड स्मिथ है, इसके पास इसने अपने सामान को एज ए सिक्योरिटी, जो आपका सोना है उसको एज ए सिक्योरिटी कुछ पैसे लेके इसने इसको क्या कर दिया? यहाँ पे बेलमेंट कर दिया, ठीक है? तो ये पूरा की पूरी कहानी कहां पे लिखी हुई है? आपके 172 के अंदर लिखी हुई है, जहां पे आपको एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर? तो आई होप कि आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या फिर बेलमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? प्लेस बोलते हो, उसको उसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब आगे चलते हैं। प्लेज का जो 172 है उसके अंदर आगे आगे जैसे जैसे सेक्शन आप लोग पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे एक बेसिक प्रोविजन की बात करते हैं। बेसिक प्रोविजन में आपका सेक्शन 172 आता है, ठीक है? अभी भी बताया मैंने, यहाँ पे कितना आता है? 172 आता है आपका। और आगे अगर आप लोग देखोगे 177 के अंदर आपके पोनियर के राइट्स आते हैं, और आपके पाउनी के राइट आते हैं 173 के अंदर, 174 के अंदर, 175, 176 के अंदर, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको समझना है, जो आपका सेक्शन 172 है वो तीन चीजों के बारे में डील करता है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्लेस का क्या मतलब होता है? अभी अभी हमने बात की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस का क्या मतलब होता है, ठीक है? उसके बाद आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए पाउनर, यानी कि जिसको आप लोग बेलर बोलते हो, ठीक है ना? जिसने गुड्स को डिलीवर किया है, जिसने गुड्स को डिलीवर किया, और जिसको डिलीवर किया है एज ए सिक्योरिटी टू होम, उसको क्या बोलते हो आप लोग? पाउनी बोलते हो। और ये तीनों ही डेफिनेशन ये कहां पे डिस्कस हुई है माय डियर फ्रेंड्स? ये सेक्शन 172 में डिस्कशन हुआ है। मतलब सेक्शन 122 डिफाइन द डेफिनेशन प्लेस की, पाउनी की एंड पाउनर की, ठीक है? तीनों डेफिनेशन 172 में डिस्कस हुई है, जहां पे आप लोग बेसिक प्रोविजन की बात करते हो। अब पाउनर्स की क्या क्या राइट है? पाउनर्स मतलब जिसको आप लोग बेलर बोलते हो, सेम एज आप लोग बेलर कंसीडर कर सकते हो, बस वहां पे सिक्योरिटी टर्म्स नहीं था, यहाँ पे सिक्योरिटी टर्म्स है। देखिए बेलर क्या कहता है? डिफॉल्टिंग द पाउनर राइट टू रिडीम, मतलब रिडीम यानी कि जो आपका अगर पाउनर डिफॉल्ट करता है तो उसके पास राइट टू रिडीम होता है। राइट टू रिडीम का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी के पास सामान रखा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना, अभी इसने डिफॉल्ट कर दिया, पाउनर ने क्या कर दिया है? डिफॉल्ट कर दिया है, लेकिन इसके पास एक अधिकार होता है कि ये अपने सामान को रिडीम कर सकता है। क्या कर सकता है? रिडीम कर सकता है। कब तक रिडीम कर सकता है? जब तक जो ये आपका पाउनी है उस सामान की नीलामी ना करे, यानी कि उस सामान की क्या ना हो? नीलामी ना हो। यानी कि ध्यान से देखिए, ही मे रिडीम द गुड्स प्लेस एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर द एक्चुअल सेल ऑफ देम, मतलब अगर उसकी एक्चुअल सेल है उससे पहले अगर ये रिडीम करना चाहे तो अपने गुड्स को रिडीम कर सकता है। ये किसका है? पाउनर का राइट है। सेक्शन नंबर 177 में इसको लिखा हुआ है, क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, एक तरफ 172 पाउनर की, प्लेस की और पाउनी की डेफिनेशन देता है, तो वही 77 आपको बताता है कि पाउनर का एक राइट होता है कि वो एक्चुअल सेल ऑफ गुड्स से पहले अपने जो गुड्स है उसके रिडीम कर सकता है, ठीक है? जो भी उसका एक्चुअल प्राइस वगैरह या प्रोमिस है उसको परफॉर्म करके, ठीक है? तो 77 था। अब यहाँ पे थोड़ा सा जी पाउनियर के राइट्स क्या होते हैं, पाउनी के राइट्स क्या होते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे पाउनी का पहला राइट है कि वो रिटेन कब कर सकता है? या तो डेथ के लिए, यानी कि परफॉर्मेंस ना करे, या तो आप लोगों ने जो प्रॉमिस किया था उसकी परफॉर्मेंस ना हो, या आप लोगों ने जो डेट दिया था वो आप लोगों ने वापस नहीं किया है, आप लोगों ने जो डेट लिया था। आगे इंटरेस्ट ऑफ डेट, अगर आप लोगों ने जो कर्जा लिया था उसका इंटरेस्ट नहीं दिया है तो वो रिटेन करके रख सकता है। ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस अगर आप लोग पे नहीं करते हो, जो पावनियर पे नहीं करता, तो पावनी आपके गुड्स को रिटेन करके रख सकता है। दिस इज रिटन इन सेक्शन नंबर 173। अगर 177 की बात करूं तो नॉट टू रिटेन फॉर द डेट ऑफ द प्रोमिस अदर देन द फॉर ऑफ विच द गुड्स प्लेस, मतलब आप पावनी केवल उन्हीं कारणों से जिस पे प्लेस डिसाइड हुआ था ना, उन्हीं के बेसिस पे आप उसके सामान को रख सकते हो, किसी और रीजन की वजह से आप लोग नहीं रख सकते हो। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। कहां पे लिखा हुआ है? 174 में। अगर थोड़ा आगे चले तो आगे देखिए 175 क्या बताता है? राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इन अकर्ड। अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इन अकर्ड होता है ना, तो ये आपका पावनी का अधिकार होता है। क्लियर है? ये किस में आता है? 175 में आता है। 176 में क्या कहता है? राइट वेयर द पावनियर मेक द डिफॉल्ट। अगर पावनियर डिफॉल्ट करता है, मतलब या तो वो डेप्ट वापस नहीं करता है या फिर वो परफॉर्मेंस नहीं करता है जो उसने प्रॉमिस किया था, तो ब्रिंग शूट अगेंस्ट द पावनियर,
पावनी उसके अगेंस्ट शूट कर सकता है एंड रिटर्न गुड्स प्लेस, यानी कि वो क्या कर सकता है, गुड्स प्लेस को रिटर्न कर सकता है एंड सेल थिंग्स आफ्टर द रीजनेबल नोटिस, मतलब वो रीजनेबल नोटिस के बाद उसके सामान को बेच भी सकता है, यानी कि यहां पे मुकदमा भी कर सकता है वो, यानी कि अगर आपने उससे किए वादे को पूरा नहीं किया, मुकदमा भी हो सकता है, प्लस में आपके सामान की सेलिंग भी हो सकती है, उसको बेचा भी जा सकता है। ये कहां पे लिखा हुआ है, 176 में लिखा हुआ है। ये प्लेस के सेक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। 172 डेफिनेशन ऑफ द प्लेस पोनियर एंड पावनी को बताता है। हमने देखा 177 में पावनी अगर पावनर डिफॉल्ट करता है तो उसके पास ये राइट होता है कि वो रिडीम कर सकता है एक्चुअल सेल से पहले। उससे आगे हमने बात की 173 में क्या है, क्योंकि 3 कारणों से रिटेन कर सकता है, डेट या फिर परफॉर्मेंस का पूरा ना होने के कारण, या इंटरेस्ट ऑफ डेट के लिए, या फिर ऑल नेसेसरी एक्सपेंस के लिए वो इसको रख सकता है। 174 बताता है जो डील हुई है प्लेस के अंदर उसी के साथ, उसी के लिए आप लोग सामान को जब्त कर सकते हो, उससे पहले की कोई डील या उससे बाद की कोई डील के लिए आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। 175 में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है उस केस की बात हुई है। 176 में बताया कि आपका जो पावनी है वो आपको शूट कर सकता है अगर परफॉर्मेंस आप लोग प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हैं, डेट को वापस नहीं करते हैं, प्लस में आपके सामान की सेलिंग भी कर सकता है, बेच सकता है। ये कहां पे लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 176 सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लेस की बात थी और आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। स्टेटस ऑफ द प्लेस, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग टाइटल देख लीजिए, यहाँ पे प्लेस वैलिड है कि नहीं ये देख लीजिए, यहाँ पे भी वैलिड है और यहाँ पे भी वैलिड है, और यहाँ पे प्रोवाइडेड देख लीजिए। यहाँ पे 2 केसेस आपको देखने को मिलेंगे, 178, 178A और 179, यानी कि 3 केसेस है, सॉरी है तो 178A और A ये दोनों सेम ही है, एक के ही है 178 के, और यहाँ पे 179। इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछे तो आप लोग इसको एज इट इज लिख के आ सकते हैं, कोई समझने वाली ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, शूट बाय द बेली और ए बेलर अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स, मतलब अगर जो हमें शूट करना है बाय द बेली या फिर कौन, बेलर, किसके अगेंस्ट, रॉन्ग डूअर्स, किसी ने भी गलत किया। गलत का मतलब ध्यान से समझना, जैसे हम बेसिकली बेलमेंट की बात करते हैं, मैंने आपको डिलीवर किया सामान, ठीक है ना, और आपके वहां पे आपकी पोजीशन के अंदर, आपके अधिकार के अंदर अगर कोई आपके सामान को डैमेज करता है, चोरी करता है या कोई और रॉन्ग डूअर है, तो उस केस में कौन केस कर सकता है, उस केस में बेलर भी केस कर सकता है और बेली भी केस कर सकता है, दोनों का अधिकार बनता है। सेक्शन 180 और 81 दोनों इस चीज की इजाजत देते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन 180 और 81 इज डील्स विद अ सूट बाय द बेली और ए बेलर अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स, जो भी रॉन्ग डूअर है उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो उनके अगेंस्ट सूट कर सकते हैं, ये अधिकार आपके 180 और 181 वाले सेक्शन में दिया गया। आप ध्यान से समझना, 180 में क्या बात कही है, 180 में कही है शूट बाय द बेलर और ए बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, अगर किसी ने गलत किया उसके अगेंस्ट आप लोग शूट कर सकते हो, वो बेलर भी कर सकता है और बेली भी कर सकता है। अच्छा 181 में क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द रिलीफ और द कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय ए सच सूट, यानी कि यहां पे अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिलीफ और कंपनसेशन, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिलीफ और ए कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय द सच सूट, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन 181 में दी गई है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखिए, कब कब आप लोग 181 क्या कहता है, 80 कहता है कि इफ ए थर्ड पर्सन रोंगली डिप्राइव करता है, अगर गलत तरीके से डिप्राइव करता है बेली ऑफ ए यूज, यानी कि यूज को, ठीक है, यानी कि उसके सामान को गलत तरीके से यूज करता है। अच्छा, पोजीशन ऑफ द गुड्स बेल्ड, ठीक है, जो भी बेल्ड हुई है गुड्स उनका पोजीशन करता है, उनका अधिकार करता है, उनको चोरी करता है या कोई और इंजरी करता है, तो इन तीनों केसेस में माय डियर फ्रेंड्स जो बेलर और बेली दोनों क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट शूट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सामान तो बेलर का है, ठीक है, बेली के पोजीशन में है ना, वो किसके, बेली के पोजीशन में है, ठीक है, बेली के अधिकार में था, ठीक है, यहां से वो चोरी या जो भी गलत चीज हुई है यहां पे हुई है, तो इसके पोजीशन में जब तक था सामान तो यहां पे इसका बेलर का भी अधिकार है और बेली का भी अधिकार है, और ये दोनों ही शूट फाइल कर सकते हैं उस रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, बेलर और बेली दोनों ही शूट फाइल कर सकते हैं रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट। आगे देखिए, आगे हमने बात की थी अपॉइंटमेंट ऑफ द रिलीफ और ए कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय ए सच सूट, इस तरीके के शूट में क्या क्या कंपनसेशन ऑब्टेन्ड हो सकता है या फिर रिलीफ हो सकता है, उसके अपॉइंटमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिटवीन द बेलर एंड द बेली बी डील्ड विद द अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब ये आपस में कैसे डील करेंगे, जो भी उनका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट है, मतलब जो भी उनका प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन में ये क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जिनको आपको समझना है। सेक्शन नंबर 180
और यहाँ पे सेक्शन नंबर 181 और यहाँ पे आके आपका प्लेस क्या हो जाता है माय डियर, खत्म हो जाता है। हमने बताया ना प्लेस की शुरुआत हमने कहां से की थी, मैंने बताया था प्लेस आपका 171 से और 181 तक यहाँ पे चलेगा, ठीक है ना। फिर हम 182 पे चले जाएंगे। 182 में हम क्या समझते हैं, 182 में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी। क्लियर, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हमने सबसे पहले इंडेमिनिटी की बात की, हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, हमने बेलमेंट की बात की और फिर हमने प्लेस की बात की। एंड राइट नाउ वी आर एट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कंप्लीट यूनिट एंड वी डिस्कस अबाउट द एजेंसी। एजेंसी का डिस्कशन 182 सेक्शन में किया गया है और हम 238 तक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, नॉट इन द डिटेल्स, लेकिन जितना आपके सिलेबस में दिया गया है उतना मैं आपको यहाँ का आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एजेंसी के अंदर एक फैक्ट आता है जिसको आप लोग बोलते हो क्यू फेसिड पर एलियम फैक्ट पर सी। ये आपका फैक्ट है, यस, कैन यू रिपीट विद मी, क्या है, क्यू फेसिड पर एलियम फेसिड पर सी। इसका क्या मतलब होता है, he acts through another acts himself, मतलब मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हूं तो मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अनदर पर्सन को हायर कर लिया, एक एजेंट को हायर कर लिया एंड दिस इज कॉल्ड द एजेंसी। और यहाँ पे एक बात और ध्यान दे देना है, यहाँ पे इसको बोलते हो रिस्पोंडेंट सुपीरियर और यहाँ पे क्या होता है लेट द मास्टर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेट द मास्टर आंसर। क्लियर है, यहाँ पे एक बेसिक शब्द है, यानी कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब क्या होता है, लेट द मास्टर आंसर। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होगा, रिस्पोंडेंट सुपीरियर मास्टर का मतलब क्या होता है, जब एक पार्टी जिसको आप लोग प्रिंसिपल कंसीडर करते हो, ठीक है ना, वो इंप्लॉय करती है दूसरी पार्टी को, जिसको क्या बोला जाता है, एजेंट बोला जाता है। ध्यान से समझना, जो एक पार्टी जो इंप्लॉय कर रही है उसको क्या बोलते हो, प्रिंसिपल। जो इंप्लॉयड हो रहा है उसको क्या बोलते हो, एजेंट। अब किसके लिए, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ हिज, मतलब या तो खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए या वो जो भी काम करेगा वो उसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे करेगा। दिस इज कॉल्ड द एजेंसी। क्लियर, तो एजेंसी की डेफिनेशन कहां पे लिखी हुई है, यहाँ पे 182 में, जहां पे एक पर्सन खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए या अपने बिहाफ पे किसी काम को करवाने के लिए किसी एजेंट को हायर करता है, किसी एजेंट को यहाँ पे नियुक्त करता है, तो उसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोलते हो आप लोग एजेंसी। ठीक है, 182 में इसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे चलते हैं, 182 से और 238 के बारे में हम लोग बात करेंगे। 182 में यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, देख लीजिए क्या दी गई है डेफिनेशन 182 के अंदर, एजेंट एंड प्रिंसिपल की। एजेंट इज ए पर्सन इंप्लॉयड, ध्यान से समझना, एजेंट इज ए पर्सन इंप्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, जो किसी और के लिए कोई एक्ट करने के लिए जिसको एम्प्लॉय किया गया है, या फिर दूसरा क्या है, टू रिप्रेजेंट अनदर इन द डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, किसी तीसरे पर्सन से डील करने के लिए उसको एम्प्लॉय किया गया है, यानी कि उसके बिहाफ पे वो काम करेगा या उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको क्या बोलते हो, एजेंट बोलते हो। ठीक है, एंड द पर्सन टू हुम सच एक्ट इज डन और हु इज रिप्रेजेंटेड, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो बातें यहाँ पे की है, प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होती है और एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, और उम्मीद करता हूं प्रिंसिपल और एजेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अगर आप इनको थोड़ा सा भी रीड आउट कर लेंगे ना इस लेक्चर को देखने के बाद, तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ जाएगा और ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है यूनिट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो सेक्शन 183 है, सेक्शन 184 है। हु में एम्प्लॉय द एजेंट, एजेंट को एम्प्लॉय कौन करता है, एजेंट को नौकरी पे कौन रखता है, एजेंट को कौन हायर करता है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल की बात कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 183 किसको बताता है, प्रिंसिपल को बताता है, 184 किसको बताता है, एजेंट को बताता है। अब प्रिंसिपल मेजोरिटी होना चाहिए, मतलब एज उसकी कैसी होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए। हु इज साउंड माइंडेड, कैसा होना चाहिए, वो साउंड माइंडेड होना चाहिए, अनसाउंड माइंडेड यहाँ पे नहीं कर सकता है। आगे बात करते हैं 84 की, थर्ड पर्सन और प्रिंसिपल के बीच में एनी पर्सन क्या बन सकता है, एजेंट बन सकता है। फिर वही कंडीशन, ना तो वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए, ना ही वो क्या होना चाहिए, माइनर होना चाहिए। समझ में आया? तो ये दोनों डेफिनेशन 183 किसकी डिटेल को बताता है, किसकी डेफिनेशन को बताता है, ये बताता है हु मे एम्प्लॉय एजेंट, मतलब प्रिंसिपल को बताता है, एंड 84 किसको बताता है, हु मे बी एन एजेंट, कौन एजेंट हो सकता है। आगे देखिए 185 क्या बताता है, ये बताता है कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे कंसिडरेशन क्या नहीं है, नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे प्रतिफल जरूरी नहीं है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है कि नहीं। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पढ़ा ना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन पहला फैक्टर होता है, इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बनना करीब करीब इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, आपकी एजेंसी में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट में होती है, एजेंसी में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। ये कौन बताता है? सेक्शन नंबर 185। तो एजेंसी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी, कौन कौन से सेक्शन हमने यहाँ पे डील किए हैं। अभी यहाँ पे देखना, एक इंपॉर्टेंट जरूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। एक्सटेंड टू द एजेंट अथॉरिटी। एजेंट जो काम करता है उसमें कुछ बुनियादी तौर पे किसकी किसकी अथॉरिटी रहती है। कुछ ऐसे कामें हैं जिनको अगर एजेंट करता है तो उसमें एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ ऐसे काम है जिसमें जिसने उसको हायर किया है, जिसने उसको पावर दिया है, जिसने उसको एम्प्लॉय किया है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, सेक्शन नंबर 186 बताता है और सेक्शन नंबर 187, ये दो बुनियादी बातों पर बात करते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 186 क्या कहता है? एजेंट अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस्ड फॉर द इम्प्लाइड। ध्यान से समझना, 186 क्या बताता है? जो आपके एजेंट की अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, दोनों पे हम बात कर चुके हैं। अच्छा, 87 बताता है इम्प्लाइड और एक्सप्रेस अथॉरिटी होती क्या है, इनको डिफाइन किया हुआ है। समझ में आया? इनको क्या किया हुआ है? डिफाइन किया हुआ है। ध्यान से समझो, 86 में बताया है या तो एक्सप्रेस होगी या इंप्लाइड होगी। 87 में बताया एक्सप्रेस का मीनिंग क्या है और इंप्लाइड का मीनिंग क्या है। समझ में आया? दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, सेक्शन 188 बताता है जनरल अथॉरिटी को, सेक्शन 189 बताता है अथॉरिटी इन द इमरजेंसी। किसी भी एजेंट की इमरजेंसी के अंदर क्या अथॉरिटी रहेगी और किसी भी एजेंट की जनरल अथॉरिटी क्या रहेगी, ये बातें यहाँ पे हमको समझने को मिलेंगी। देखिए, टू डू ऑल द लॉफुल थिंग्स, इसके पास अथॉरिटी होती है जनरल अथॉरिटी कि वो कानूनी तौर पे सारी सही चीजों को कर सकता है। थिंग्स यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस के अंदर उसको हायर किया, जिस चीज के लिए हायर किया बिजनेस के अंदर, उन चीजों को कर सकता है। लेकिन इमरजेंसी में देखिए, डू ऑल एक्ट टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो काम कर सकता है फ्रॉम द लॉस एज ए पर्सन ऑफ द ऑर्डिनरी प्रोड्यूसिंग वुड डू, यानी कि जो भी ऑर्डिनरी प्रोड्यूस होता है, जो काम करता है, वो सारे काम ये कर सकता है इमरजेंसी के केस में। दोनों सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आने चाहिए कि सेक्शन नंबर 188 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 189 क्या कहता है, सॉरी 189 क्या कहता है। यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ इन इमरजेंसी बता रहा है, यहाँ पे जनरल अथॉरिटी ऑफ एजेंट बता रहा है, ठीक है। तो दोनों सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। 86 में बताया कि इसकी जो अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। अच्छा, 87 में बताया एक्सप्रेस्ड का क्या मीनिंग है और इंप्लाइड का क्या मीनिंग, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए, अब यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक होता है आपका सब एजेंट 190 से 193 और एक सब्स्टिट्यूट एजेंटेड यानी कि 194 से 195। अब देखिए, सब एजेंट का क्या मतलब होता है? सब एजेंट का मतलब है एजेंट है, एजेंट अपने नीचे कोई पर्सन हायर करता है, उसको बोलते हो सब एजेंट। लेकिन ये एजेंट है जिसको प्रिंसिपल ने हायर किया है, इसके इक्विवेलेंट इसका कोई कलीग अगर प्रिंसिपल रखता है तो इसको क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। समझ में आया? एजेंट के नीचे एजेंट क्या कहलाता है? सब एजेंट कहलाता है। लेकिन उसके कलीग, सेम पावर वाला जो पर्सन होता है, उसको क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझना, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड एजेंट दोनों को कौन हायर करता है? प्रिंसिपल हायर करता है। लेकिन सब एजेंट को कौन हायर करता है? एजेंट हायर करता है। यानी कि इसकी किसके बेस पे अथॉरिटी होती है? एजेंट के बेस पे। 190 सेक्शन नंबर 190 क्या कहता है? ध्यान से समझो, व्हेन द एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, यानी कि जनरली एजेंट डेलीगेट नहीं कर सकता है। मतलब सब एजेंट का प्रावधान कम केसेस में होता है, सब एजेंट रखने की अथॉरिटी नहीं है, डेलीगेट काम नहीं कर सकता है। लेकिन जहां पे दो केसेस है जहां पे डेलीगेट कर सकता है, अनलेस बाई ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ द ट्रेड, मतलब बिजनेस ही ऐसा है कि जहां पे आपको काम डिलीवर करना ही पड़ेगा और नेचर ऑफ द एजेंसी, और एजेंसी की नेचर ही ऐसी है, या तो एजेंसी ऑफ नेचर ऐसी हो कि आपको डेलीगेट करना पड़ेगा काम, या आपका बिजनेस ट्रेड ही ऐसा है कि जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेलीगेट करना पड़ेगा। सेक्शन 190 कहता है उसी केस में आप लोग डेलीगेट कर सकते हो, उसी केस में एजेंट सब एजेंट को हायर कर सकता है, इंप्लॉय कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता। अच्छा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का एक्सप्लेनेशन 194 में किया गया है। उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं 190 के बाद सेक्शन नंबर 191 जहां पे सब एजेंट की डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन नंबर 192 और 193। क्या कहता है सेक्शन नंबर 192 और 93? ध्यान से देखो,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, यानी कि प्रिंसिपल रिप्रेजेंट टू द थर्ड पर्सन। यहाँ पे प्रिंसिपल किसको रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हुई। और 193 में क्या कहता है? एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे अगर कोई भी आपका एजेंट है वो प्रिंसिपल की बिना अथॉरिटी के अगर एजेंट को क्या करता है? सब एजेंट को हायर करता है, तो वो सेक्शन 193 से डील करेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, बाउंड एंड रिप्रेजेंट टू प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन। ये बहुत आसान से सेक्शन है जिनको अगर आप लोग इजीली एक बार रीड करोगे तो सारी बातें समझ में आएगी। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात करें तो रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द पर्सन ड्यूअली अपॉइंटेड, यानी कि यहाँ पे दो पर्सन को क्या करेगा? प्रिंसिपल अपॉइंट कर सकता है, ठीक है कि नहीं? सच ए पर्सन इज नॉट सब एजेंट रेदर एज ए एजेंट ऑफ ए प्रिंसिपल, यानी कि ये भी क्या होता है? प्रिंसिपल का ही एजेंट होता है। मैंने बताया ना, इसको प्रिंसिपल एक बड़े तरीके से हायर करता है, इसको एजेंट हायर करता है। जर्नली 190 कहता है कि नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके कस्टम ऑफ ट्रेड ही ऐसा है, आपकी एजेंसी का नेचर ही ऐसा है, तो उस केस में आप लोग कर सकते हैं। सेक्शन 195 क्या कहता है? एजेंट ड्यूटी इन द नेमिंग सच ए पर्सन। नेमिंग सच ए पर्सन मतलब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात हो रही है। एक्सरसाइज डिस्क्रिशन ऑफ ए मैन ऑफ ए ऑर्डिनरी प्रोड्यूसिंग, ये बेसिक सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि सेक्शन 190 क्या कहता है, 91 क्या कहता है, 92, 93, 94 और 95 क्या कहता है। और 195 तक आप लोग क्या करते हो? इन दोनों चीजों को पढ़ते हो। सब एजेंट का क्या मतलब है और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का क्या मतलब है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको इसको याद कर लेना है। क्या इंपॉर्टेंट है? ध्यान से देखो, अभी करीब करीब हम खत्म करने के टाइम पीरियड पे हैं। कुछ एक दो स्लाइड और है जिनको आप लोग इजीली पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंस किस बेस पे किया गया है, सब एजेंट का क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का क्या मतलब है, ये दो तीन बातें हैं। यानी कि डिफरेंस किस बेस पे किया है, सब एजेंट का क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का क्या मतलब है। यहाँ पे दोनों चीजें आप लोग इनको लर्न कर लीजिएगा। लायबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सबसे बड़ा फैक्टर है लायबिलिटी। अभी मैंने जो समझाया वो सारी बातें पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको आप लोग बोलते हो रेटिफिकेशन। एक होता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब त्रुटिकरण होता है, कोई गलती है तो उसको सही करना है। लेकिन रेटिफिकेशन का मतलब अगर कोई भी पर्सन एक्ट करता है डन फॉर हिम विदाउट एन हिज अथॉरिटी, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? रेटिफिकेशन। 196 में उसके राइट दिए गए हैं। 196 क्या बताता है? राइट ऑफ द पर्सन एज ए एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी। तो ये कहां पे डिस्कशन है? 196 में है। 197 में बताया गया रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। रेटिफिकेशन भी क्या हो सकता है? एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है। अच्छा, 198 बताता है नॉलेज रिक्वेस्टेड फॉर द वैलिड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के लिए एक नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। 199 बताता है इफेक्ट ऑफ द रेटिफिकेशन अनअथॉराइज्ड एक्ट फॉर परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और 200 में क्या बताता है? रेटिफिकेशन ऑफ अनअथॉराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर्ड थर्ड पर्सन, यानी कि जो आपका रेटिफिकेशन ऑफ अनअथॉराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर्ड द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को क्या नहीं कर सकता है? इंजर्ड नहीं कर सकता है। इससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। 196 पूछे तो ये लिख दीजिएगा, 97 पूछे तो ये लिख दीजिएगा, 98, 99 और ऐसे क्या हो जाएगा आपका 200। और ऐसे करके आपका पूरा ये चैप्टर करीब करीब क्या हो गया? कंप्लीट। 201 और 210 तक आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बताया गया टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक दो स्लाइड है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां से आप लोग लर्न कर पाएंगे। यहाँ पे अभी मैं पढ़ाने वाला हूं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है अथॉरिटी को, एजेंट रिनाउंस कर सकता है बिजनेस ऑफ एजेंसी को। ध्यान से समझना दोनों शब्दों में क्या बताया मैंने। प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है अथॉरिटी को, लेकिन एजेंट क्या कर सकता है? रिनाउंस द बिजनेस ऑफ द एजेंसी एंड कंप्लीटिंग बिजनेस ऑफ एजेंसी। अगर बिजनेस ऑफ एजेंसी जिस पर्पज से बनाया गया था वो कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली रिनाउंस हो जाएगा, नहीं तो ये क्या करेगा? रिनाउंस करेगा। अच्छा, प्रिंसिपल अगर एजेंट की डाई हो जाती है तब भी, और बिकम ए अनसाउंड माइंड, अगर अनसाउंड माइंड हो जाता है प्रिंसिपल एजेंट उस केस में भी, ठीक है। व्हेन द प्रिंसिपल इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट, यानी कि कोर्ट उसको क्या कह देता है? दिवालिया घोषित कर देता है, उस केस में भी माय डियर फ्रेंड्स आपकी एजेंसी क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई है? 201 से 210 के बीच में लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं
टर्मिनेशन कब कब होता है, यहाँ पे कैन नॉट नहीं है, व्हेन द प्रिंसिपल कैन रिवोक द एजेंट्स अथॉरिटी, ठीक है ना, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अगर बात करूं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी 206, 207, 208, 209, 210 पढ़ लीजिएगा। एंड फाइनली यहाँ पे 211, 212 यानी कि 221 तक आपको दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कुछ बातें कब कब कर सकते हैं आप लोग, इनको पढ़ के और इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका पूरा क्या हो जाता है, ये चैप्टर करीब करीब कंप्लीट हो जाता है, जहां पे हम लोगों ने इत्मीनान से डिटेल से शुरू किया था। आपका बेसिकली हमने इंडेमिनिटी से, ठीक है ना, इंडेमिनिटी को हमने पढ़ा। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, जहां पे हम लोगों ने बात की इंडेमिनिटी की, ठीक है ना, हम लोगों ने बात की गारंटी की, हम लोगों ने बात की बेलमेंट की, हम लोगों ने बात की प्लेस की, एंड हम लोगों ने बात की एजेंसी की। एजेंसी के अंदर भी हमने बात की रेटिफिकेशन की, और हमने सेक्शन नंबर 124 से लेके और 238 तक कवर किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये देख लीजिए लास्ट सेक्शन क्या है, 238, कुछ 2-3 पेजेस इनको आप लोग पढ़ के परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।